हाँ जी, वेलकम बैक। पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं आज। इंटरेस्टिंग पार्ट है, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो 1960s के डिकेड को बोला गया था डेंजरस डिकेड, यानी कि 1960 से लेके 1970 तक जो 10 साल थे उनको बोला गया डेंजरस डिकेड। क्यों बोला गया, रीजंस क्या थे उसको बोलने के डेंजरस डिकेड? नेहरू जी 3 बार तो पीएम बन चुके थे, 1962 के इलेक्शंस में वो पीएम थे। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि ये प्रॉपर 10 सालों को क्यों बोला गया था, क्या रीजंस थे इनको बोला गया आपका डेंजरस डिकेड। सबसे पहला पॉइंट भाई, 1964 27 मई 1964 हमारे भारत के पहले पीएम की डेथ हो गई। ठीक है, डेट रखना ध्यान से, बुक में नहीं है, मैं करवा रहा हूँ। लेकिन शास्त्री जी, इनके बाद जो पीएम बने वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ये भी, इनकी भी डेथ हो गई थी 11 जनवरी 1966 को। 2 पीएम बैक टू बैक, एक तरह से हमारी इनकी डेथ हो गई है, बैक टू बैक डेथ हो चुकी हैं। देश में बहुत बड़ी बात होती है अगर 2 पीएम बैक टू बैक इनकी डेथ हो जाए आपका। ठीक है, 1962 के इलेक्शंस के बाद देखा जाए तो उसके आसपास ही भारत का चाइना से वॉर हुआ था, वॉर विद चाइना 1962, और इस वॉर में भारत की बहुत करारी हार हुई थी। इंडिया लॉस्ट द बैटल। ठीक है, उसके बाद में वॉर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी लड़ाई हुई थी भारत की 1965 में। इसी बेटा साल हमारे शास्त्री जी ने कहा था जय जवान और जय किसान। अभी हम लोग ये प्रॉपर आगे पढ़ेंगे। जब इतनी सारी बातें हो जाती ना तो एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है कंट्री में, हालात स्थिर नहीं है, अस्थिरता बन चुकी है। तो जब इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो बेटा एक कंट्री में पॉवर्टी बढ़ जाती है, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स भी होने लगते हैं और झगड़े बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशन, महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हुई, इनको देखते हुए इसको रख के ध्यान में बोला गया था 1960s को डेंजरस डिकेड। तो बच्चों, अब नेहरू जी की डेथ के बाद हमारे इंडिया के सामने 2 सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस अरोज आफ्टर नेहरूज डेथ। नेहरू जी की डेथ के बाद, उनके देहांत के बाद में भारत के सामने 2 सवाल खड़े होते हैं। वो 2 सवाल क्या होते हैं? वो 2 सवाल होते हैं कि आफ्टर नेहरू हु, नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश कौन संभालेगा? हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? और सवाल नंबर दूसरा आता है, विल इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट सर्वाइव आफ्टर नेहरू? नेहरू जी के देहांत के बाद क्या भारत का जो आपका एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी का, लोकतांत्रिक जो बेटा एक्सपेरिमेंट था भारत का, क्या वो सर्वाइव करेगा या वो सर्वाइव नहीं करेगा? ये 2 सवाल हमारे इंडिया के सामने आते हैं और इन सवालों के जवाब भी आपके सामने आ चुके हैं। तो ज़रा बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के इस कंसेप्ट को। 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं। पहले पढ़ना है आपको फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, फिर पढ़ना है फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। तो भाई नेहरू जी के बाद में जो हमारी कंट्री के पीएम बनने के दावेदार हैं वो कौन हैं? वो हैं शास्त्री जी। तो थोड़ा ज़रा हम बेटा शास्त्री जी के बारे में ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शास्त्री जी थे कौन? तो शास्त्री जी वाज अ नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर, यानी कि इनका किसी भी कंट्रोवर्सी में नाम नहीं आया था और ये यूपी से बिलोंग करते थे। ये एक मिनिस्टर भी थे नेहरू के कैबिनेट में। ठीक है, इनकी जो पहचान थी वो थी इनकी सिंप्लिसिटी और इनके कमिटमेंट, इनके प्रिंसिपल्स को लेके, यानी कि इन्होंने जो कमिटमेंट दिए थे अपने प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग, इन्होंने इनको फॉलो भी किया था आपका। ठीक है, एक बार की बात है जब एक बहुत बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने अपने ऊपर ली थी उसकी पूरी जिम्मेदारी, यानी कि और जिम्मेदारी लेके इन्होंने वहां से रिजाइन भी किया था। सो रिजाइन फ्रॉम पोस्ट ऑफ रेलवे मिनिस्टर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ और मेजर रेलवे एक्सीडेंट। आप खुद देख लो आप कितने सिंपल इंसान थे जिन्होंने इतने बड़े रेलवे एक्सीडेंट की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। सो अब ये पीएम बनते हैं तो भाई इनके सामने पीएम बनते ही आते हैं इनके सामने 2 चैलेंजेस, यानी कि 2 चैलेंज, 2 चुनौतियां। पहली, वार विद
पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, पहली बात। दूसरा, भारत में मानसून फेल हो गया, मानसून नहीं आया था, सूखा पड़ गया था। तो इन दो चुनौतियों से निपटने के लिए इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जय जवान जय किसान। आप भी बोलो एक बार, जय जवान जय किसान। ठीक है, ये दोनों का हमारे ऊपर बहुत कर्ज होता है यार। ये दोनों ही जो पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। अगर इनकी मृत्यु की बात करें, सो डाइट इन ताशकंद, आपने पढ़ा होगा बेटा, भारत पाकिस्तान का ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, वो हुआ था शास्त्री जी और जनरल अयूब खान के बीच 1966 में। सो 1966 में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ही वॉज देयर टू डिस्कस साइन एन एग्रीमेंट विद जनरल अयूब खान। अब एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, हमने बेटा वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि शास्त्री जी की डेथ हुई है 11 जनवरी को, और आपके बेटा बुक में लिखा हुआ है 10 जनवरी। तो ये 11 तारीख तो बेटा जो गूगल वाली है, 10 जनवरी आपकी बुक वाली है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप बुक वाली ही डेट लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई वाले अपनी बुक की लैंग्वेज मानते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। ठीक है, सो शास्त्री जी, नेहरू जी के बाद आते हैं शास्त्री जी पीएम। इनकी भी डेथ हो गई, अब इनकी भी आपकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, अब शास्त्री जी की डेथ के बाद कौन बनेगा कल पीएम? हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आपका, फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। भाई शास्त्री जी के बाद पीएम की पोस्ट के लिए एक सीक्रेट बैलेट इलेक्शन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वोट किया था। ठीक है, इस पीएम की रेस में दो दावेदार थे। एक थे देसाई जी, ये पहले सीएम थे बॉम्बे यानी महाराष्ट्र के, और इंदिरा गांधी, ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। ठीक है, थी मतलब कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, एंड यूनियन मिनिस्टर थी किसमें? शास्त्री जी के कैबिनेट में। ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक इलेक्शन हुआ, इसको बोलते हैं विद इन कांग्रेस इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन में सारे एमपीज ने वोट किया। और आफ्टर इलेक्शन हुआ क्या? इंदिरा गांधी डिफीटेड देसाई बाय सिक्योरिंग सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 एमपी। इंदिरा जी ने देसाई को हरा दिया। ठीक है, और भारत की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी जी बन गई। इसी कंसेप्ट को देखते हुए इसको बेटा बोलते हैं कि अब पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर ट्रांजिशन हुई है, पावर चेंज हुई है, डिस्पाइट इंटेंस कंपटीशन फॉर लीडरशिप वाज सीन एज मेच्योरिटी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। यानी कि इन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट किया, इनको बनाया गया पीएम, तो ये काफ़ी इट्स अ सिंबल ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये सब बेटा हुआ था। अब हमारी कंट्री की पीएम जो है 1966 में इंदिरा गांधी जी बन गई थी। ये सब बेटा कंसेप्ट जो बेटा मैंने पढ़ाया है ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको बेटा पता होना चाहिए कि ये 2 मार्क्स में आपसे ही बेटा आपसे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा 4th जनरल इलेक्शंस 1967। ठीक है, 1967 की बेटा यहाँ पे बात हो रही है। इससे पहले जो बेटा इलेक्शंस थे, इससे पहले जो बेटा हमारे इलेक्शंस थे, उनमें पूरा का पूरा कांग्रेस का डोमिनेंस था, जिसको हम लोग बोलते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कांग्रेस ने 15 साल लगातार अपनी जीत दर्ज की थी। जीतते हुए यहाँ पर भी थे, लेकिन इस बार थोड़ी कहानी अलग थी। तो ज़रा चलो बेटा पढ़ते हैं इसको हम लोग। सो 4th इलेक्शंस में द कंट्री विटनेस्ड मेजर चेंजेस इन 1960s। 1960 के दौर में बेटा हमारे भारत ने बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे थे, जैसे कि हमारे भारत में 2 प्रधानमंत्रियों की डेथ हो चुकी थी। 2 PMs had died in quick succession. Next, new PM who had been seen as a political novice had been in office for less than 1 year. यानी कि जो नई हमारी पीएम बनी थी उनको एक्सपीरियंस कहाँ था यार, 1 साल से भी कम का एक्सपीरियंस, और उनको ये चुनाव लड़ने का मौका मिला था। बहुत ज़्यादा बेटा हमारे देश में उतार चढ़ाव हो रहे थे उस समय, इसीलिए बेटा 1967 को क्या बोला गया था? लैंडमार्क इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। ये एक बहुत बड़ा बेटा लैंडमार्क था। लैंडमार्क मतलब समझते हो आप, एक तरीके से बोलो आपकी मील का पत्थर बोल सकते हो इसको आप, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी इन बेटे इलेक्शंस में चुनाव लड़ना। इस हालात में, हालात की अगर हम बात करें तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसिव फेलियर्स ऑफ मानसून नहीं आ रहा था, फेल हो रहा था बार बार, जिस कारण से बहुत इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही थी। और
डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जब मानसून नहीं आया तो मतलब खेती बाड़ी नहीं होगी, खेती बाड़ी नहीं होगी तो मतलब डिक्लाइन होगा किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आपका। नेक्स्ट पॉइंट, वाइड स्प्रेड ड्रॉट, चारों तरफ सूखा पड़ रहा था। सीरियस फूड शॉर्टेज, घूम फिर के देखो ये बात आती है बेटा कि अगर भैया मानसून नहीं आ रहा है तो शॉर्टेज हो जाएगी खाने की। नेक्स्ट, फूड स्कैसिटी, यहाँ पर भी आपको गारंटी नहीं थी अब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कि 1 साल की बात थी यार, ये बहुत समय से ऐसा हो रहा था कि मानसून नहीं आ रहा था और सूखा पड़ रहा था। सबसे बड़ी बात, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी। इन सब चैलेंजेस में चुनाव लड़ना इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसी के साथ साथ बेटा इंदिरा गांधी की बेटा सरकार ने एक फैसला लिया था इसमें इन्होंने हमारी इंडियन करेंसी को डिवैल्यूएट किया था। ठीक है, द इंडियन वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू डिवैल्यूएट, ठीक है, द इंडियन रुपी अंडर व्हाट वाज सीन टू बी प्रेशर फ्रॉम यूएस। ऐसा कहा जाता है कि भाई यूएस के प्रेशर में आके इंदिरा गांधी सरकार ने अपने रुपए को डिवैल्यूएट किया था। ठीक है, इन सारी जितनी बेटा हम लोगों ने बातें की, इन सबको बेटा देखते हुए बेटा हमारे ऑल ओवर इंडिया बंद हुए, स्ट्राइक्स हो गई, हड़ताल शुरू हो गई। ठीक है ना, बहुत लोगों ने आके एक तरीके से बोलते हैं ना उसको, पीपल स्टार्ट एजिटेशन, लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी। और इसी दौरान हमारे इंडिपेंडेंस से लेके अब तक के अगर देखा जाए तो बेटा दिस पीरियड विटनेस्ड वर्स्ट हिंदू मुस्लिम राइट्स। ठीक है, तो ये जो बेटा हम लोगों ने पढ़ा है ये बेटा आपका इलेक्शन कंटेक्स्ट है, यानी कि बेटा चुनावों से पहले क्या क्या हो रहा था हमारी कंट्री में। 1967 इलेक्शन से पहले क्या क्या बेटा हो रहा था वो सारा बेटा मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। ये एक तरीके से बैकग्राउंड है। अब हम जो पढ़ेंगे आगे वो 2 कंसेप्ट हमको बड़े अच्छे पढ़ने हैं। पहला कंसेप्ट है आपका नॉन कांग्रेस। अब ये नॉन कांग्रेस क्या है ये बताऊंगा मैं आपको, प्लस आपको पढ़ना है कि जब चुनाव हो गए तो इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या रहा, यानी कि रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, तो चलो बेटा हम पढ़ते हैं अब नॉन कांग्रेसिज्म। हाँ जी, सो बच्चों नॉन कांग्रेस हिंदी में कहते हैं इसको गैर कांग्रेसवाद। ठीक है, अभी जो थ्योरी है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय राम मनोहर लोहिया जो एक सोशलिस्ट लीडर थे। ठीक है, अब देखो इस पूरे को पढ़ने से पहले एक छोटी सी देखते हैं स्टोरी। मैं सपोज क्या ये एक बंदा है, खट्टा खट्टा है, बहुत पावरफुल है, मैंने बोला ये खली है। ठीक है, अब इस खली को, इतने बड़े व्यक्ति को एक अकेला बंदा मारने गया, मार पाएगा अकेला बंदे बड़े से पर्सन को? नहीं मार पाएगा। दूसरा बंदा ने बोला मैं दिखाता हूँ मार के, मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। तीसरा गया, मार पाएगा? ये भी नहीं मार पाएगा। मतलब अगर ये अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग, देखो इनकी जो शक्तियाँ, इनमें जो पावर है वो अलग अलग बटी हुई है। अगर ये अलग अलग जाएंगे तो ये कभी भी मार नहीं पाएंगे। लेकिन एक दिन एक ने बोला कि एक काम करो ना, तुम सारे मिल के मारो, अगर तुम सारे मिल के मारोगे तो ज़रूर इसको मार पाओगे। और वही हुआ, सब ने मिल के मारा तो इसको मार गिराया। वैसे बेटा इस कंसेप्ट को आपको समझना है कि जितनी भी अपोजिशन थी, अपोजिशन, राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि भैया जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज बटी हुई हैं, इनके वोट्स बटे हुए हैं, इनकी सीट्स बटी हुई हैं, तब तक वो कांग्रेस को हरा नहीं पाएंगी। जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो जाती हैं उस दिन ये कांग्रेस को हरा देंगे। तो कहानी क्या है? कहानी है पार्टीज अपोज टू कांग्रेस रियलाइज दैट डिवीजन ऑफ देयर वोट्स केप द कांग्रेस इन पावर। ठीक है ना, जो इन अपोजिशन पार्टीज के वोट जो है बढ़ जाते तो उसी कारण से कांग्रेस जो है वो पावर में है। दस पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स गॉट टुगेदर टू फॉर्म एंटी कांग्रेस फ्रंट्स इन सम स्टेट्स। ठीक है, अब क्या हुआ, जितने अलग अलग पार्टीज थी, जो बेटा अपोजिशन था, जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, अलग अलग इनके प्रोग्राम्स थे, ये सब हो गए इकट्ठे। दे गॉट टुगेदर एंड दे फॉर्म anti-Congress fronts in some states and entered into electoral adjustments of sharing seats। इन्होंने बोला भैया सारी पार्टीज जो थी अपोजिशन की इकट्ठी हो गई, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लिया कि भाई उस स्टेट में इतनी सीटों पे तू चुनाव लड़ेगी, इतने इस स्टेट में मतलब कहते हैं ना एडजस्टमेंट कर लेना, कोऑपरेट कर लेना, उन्होंने कोऑपरेट किया। ठीक है, इनको ये भी रियलाइज हुआ था कि भाई जो इंदिरा गांधी का इनएक्सपीरियंस है और जो कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर बटी हुई है फैक्शंस में, रिमेंबर फैक्शन ग्रुप,
याद है कुछ? तो जो इंटरनल फैक्शन से बटी हुई है उसके कारण, इन दो रीजंस के कारण, एक तो इनएक्सपीरियंस होना उसका इंदिरा गांधी का, और इंटरनल फैक्शनिज्म होना, इस कारण कांग्रेस को गिराने में, कांग्रेस को हराने में अपोजिशन को काफ़ी मिलेगा फायदा। ठीक है, तो भाई ये जो बेटा पढ़ा, ये एक बहुत बड़ा कारण था किस चीज़ का? कांग्रेस की जो 1967 में जो कांग्रेस का रिजल्ट आया था। अब बेटा 1967 के चौथे आम चुनाव में रिजल्ट क्या था? ये रिजल्ट को जानने के लिए हमारे वीडियो के इस नेक्स्ट पार्ट का वेट करना है। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ये पूरा चैप्टर पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम बेटा हम लोग ख़त्म कर देंगे, और साथ ही साथ आपको बेटा इस पूरे चैप्टर की एक एक समझ चीज़ जो बेटा वो समझ में भी आ जाएगी कि पूरा चैप्टर एक्चुअल में क्या था। ठीक है, तो 1967 के इलेक्शन कंटेक्स्ट पढ़ लिया है, नॉन कांग्रेस पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके रिजल्ट, और वो रिजल्ट कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा, जो भी रहा उसके पढ़ेंगे हम लोग रीजंस। फिर कांग्रेस टूटी क्यों वो पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे 1971 के 5th जनरल इलेक्शन। ठीक है, सो भैया आज के लिए इतना ही। वीडियो देखो, एक बार एनसीईआरटी खोल लो, एक बार रीड मार लो, कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।